start a new topic, electric field due to point charge। अब यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जो फील्ड वर्ड होता है, फील्ड वर्ड से स्पेस। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो हमारी फील्ड है इसको क्या बेसिकली स्पेस है। व्हाट स्पेस, ये स्पेस किस प्रकार का स्पेस है। वी नो दैट वन चार्ज कैन अप्लाई फोर्स ऑन डिफरेंट चार्ज, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। ये तो सबको ही पता है, क्योंकि हम इसके पहले बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो क्या चार्ज किसी एनी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करता है जिसपे चार्ज ही ना हो। यस, चार्ज कैन अप्लाई फोर्स ऑल्सो इवन अदर मटेरियल्स इफ नेट चार्ज इज जीरो। ये प्लास्टिक है, इस पर नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बोथ आर इक्वल, सो नेट चार्ज शुड बी जीरो। अब ये चार्ज इस पे फोर्स कैसे लगा रहा होगा, ठीक है। अगर नेट चार्ज जीरो है और ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा, ये हम देखते हैं। अब मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं कि मान लो ये यहां कोई भी मटेरियल्स है, ठीक है। नेट चार्ज है जीरो, यहां मैं लिख देता हूं जीरो, लिख देता हूं, ठीक है। नेट चार्ज जीरो, वी इट क्रिएट अ वन पार्टिकल्स हैज गॉट नेगेटिव चार्ज। हमने एक यहाँ पार्टिकल रखा, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब से नेगेटिव चार्ज है, इस पर मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। 1 क्यू चार्ज या 1 कूलम चार्ज है, जो भी लेना चाहें। देखो इस पे चार्ज कितना है, जीरो। इस पे माइनस क्यू है, इस पे जीरो चार्ज है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तो फोर्स कितना क्रिएट होगा। फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा। अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करें तो भैया एक क्यू और यहाँ जीरो चार्ज, तो क्यू इंटू जीरो, डिस्टेंस मान लेते हैं अपन आर, तो आर स्क्वायर, और यहाँ रहेगा कांस्टेंट। सो आई थिंक फोर्स विल बी जीरो। मेरे ख्याल से तो फोर्स जीरो होना चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्यों अप्लाई हो रहा है और कैसे अप्लाई हो रहा है और किस प्रिंसिपल से अप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है इंडक्शन के थ्रू। फोर्स अप्लाई ड्यू टू इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन के थ्रू क्या होता है, पोलराइज हो जाते हैं, है ना। दिस मटेरियल हैज गॉट पोलराइज। पोलराइज मतलब क्या होता है, किसी एक तरफ झुक जाना, किसी के झुकाव में आ जाना, या किसी की बातों में आ जाना। एक अपन न्यूज वगैरह में सुनते हैं कि ध्रुवीकरण हो गया, तो मतलब ये माइनस है। अब मैंने बोला इसका नेट चार्ज जीरो है। क्या चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। जब इसका नेट चार्ज जीरो है तो मतलब इसका मतलब ये है कि भैया इसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो मान लेते हैं यह पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस इज r1 एंड डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज इज r2। इस नेगेटिव और पॉजिटिव की डिस्टेंस है वो है r1, और ये जो नेगेटिव और नेगेटिव की डिस्टेंस है वो है r2। तो कूलॉम फोर्स की अगर हम बात करें इधर, तो यहां जो फोर्स अप्लाई होगा r1 डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो यहां फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, वो लार्जर रहेगा कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स के। माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स में क्या रहेगा, वीकर रहेगा कंपेयर टू दिस। या लार्जर रहेगा या स्ट्रॉन्गर रहेगा, या थोड़ा सा वीक फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, ड्यू टू कूलॉम्स लॉ। ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट पे दो तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर इस पे नेट चार्ज जीरो था तो फोर्स जीरो भी हो रहा था। अब हमने इंडक्शन की बात करी है, तो यहाँ इंडक्शन के थ्रू ये कुछ इस टाइप से फिनोमेना आई। तो हम यहाँ से एक चीज आपको बता दें, जिसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ।
उसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि कूलॉम्स लॉ ऑलवेज अप्लाई ऑन पॉइंट चार्ज एंड दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज नहीं है। कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है, क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है कूलॉम्स लॉ, देखो यहाँ डिस्टेंस r1 r2 डिस्टेंस में कूलॉम्स लॉ की जब हम बात करते हैं, जब किसी पॉइंट चार्ज पर लगता है तो एक ही चार्ज होता है, वहां नेट फोर्स निकलता है, या तो अट्रैक्शन निकलेगा या तो निकलेगा रिपल्सन। एक साथ एक पॉइंट चार्ज पे एक ही फोर्स क्रिएट करेगा। अगर दो चार्ज की बात करें, एक चार्ज ये लिया और ये मान लो यहाँ पॉइंट चार्ज है, तो या तो फोर्स अट्रैक्शन निकलेगा, नेट फोर्स अट्रैक्शन, या नेट फोर्स विल बी रिपल्सन। पर यहाँ दो तरह के फोर्स लग रहे हैं और डिस्टेंस शुड बी सेम, नॉट r1 एंड r2। यहाँ r1 डिस्टेंस है और r2 डिस्टेंस है, ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, या तो सिर्फ एक ही डिस्टेंस होगी। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो यहाँ किस तरह से फोर्स लग रहा है, इंडक्शन के थ्रू फोर्स लगता है। ठीक है, ये बात तो हमें आगे समझ में। यहाँ तक कोई डाउट? मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश करना चाहता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पुश करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं इसको पुल भी करना चाहता हूँ। तो आपने ये देखा यहाँ से, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ या इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कांटेक्ट मस्ट है। फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि फोर्स कांटेक्ट से ही लगता है। मैंने इस पे लगा दिया, कांटेक्ट किया, तो ये क्या हो गई, पुश हो गई, और यहाँ पे पुल कर लिया कांटेक्ट से। सो कांटेक्ट इज मस्ट फॉर पुल एंड पुश। पर आपको बता दूं कि जो चार्ज होता है वो बिना मतलब पुल और पुश के, जो चार्ज होता है वो बिना कांटेक्ट के पुल और पुश कर सकता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि कांटेक्ट इज मस्ट। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए कांटेक्ट मस्ट होता है। तो ये चार्ज है, ये चार्ज कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर लेता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर देता है। तो हमें इसके लिए सोचना पड़ा कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो हमने काफी सोचा, फिर समझ में आया कि चार्ज है वो अपने चारों तरफ कुछ इफेक्ट क्रिएट करता है। ध्यान से सुनना, कोई चार्ज है अपने चारों तरफ एक इफेक्ट शो करता है। उस इफेक्ट का ही नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी इफेक्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक इफेक्ट शो कर रहा है। इसी इफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा, फील्ड नाम हो जाएगा। और ये फील्ड क्या करती है, दूसरे चार्ज को, दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकती है या ये रिपेल कर सकती है। देयर इज अ वन चार्ज, इट हैज राउंडेड। हमने कोई चार्ज लिया, ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इफेक्ट शो कर रहा है। इफ एनी चार्ज, यहाँ चार्ज लिखा है ना, इफ एनी चार्ज केम अंडर दिस इफेक्ट, कोई भी चार्ज होता है जो अपने इस इफेक्ट को स्पेस या एरिया के फॉर्म में शो करता है। सो इफ एनी चार्ज केम अंडर दिस इफेक्ट, एरिया इफेक्ट, स्पेस, देन दिस विल अट्रैक्ट इट विथ अ फोर्स। अब इसने जो इफेक्ट शो करा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो दिस विल अट्रैक्ट it with a force and it repel it with a force. This effect we will it give a name. ये जो इफेक्ट तो हमें उसका नाम देना पड़ा। क्या नाम देना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपको समझ में आ गई बात। एक बार फिर से, ये कोई चार्ज है, अपने आसपास इफेक्ट शो करता है, एक स्पेस शो करता है इफेक्ट का, और ये स्पेस या इफेक्ट दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। और उसी जो फोर्स के जो आसपास का स्पेस है वो फोर्स अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन दोनों हो सकता है। ये किससे कारण लगता है, ये फोर्स लगता है किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हमारा टॉपिक क्या था, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये सारी की सारी कहानी पॉइंट चार्ज की है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है कि हम उसकी फील्ड को या फोर्स को कैलकुलेट कर सकें। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, पॉइंट चार्ज पे फोकस करना है। और पॉइंट चार्ज नहीं है तो पॉइंट चार्ज बनाओ उसको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बताएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ये फील्ड तो बन गई। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई
तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये अब इसको क्या एनालाइज करें, इस फील्ड के पास में क्या है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है इस फील्ड की। तो हम एक काम करते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया हमने एक चार्ज, इसको मैं सोर्स चार्ज बोल रहा हूँ। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों में काफी डिफरेंस है। मान लो ये सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब ये सोर्स चार्ज है, इसमें यहाँ मटेरियल लेके आया, ठीक है। मैं एक मटेरियल लेके आया, इस सोर्स चार्ज ने इस मटेरियल पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। मैंने स्प्रिंग के थ्रू मेजर कर लिया, ये फोर्स कितना है 1 न्यूटन। या तो इसने क्या किया, पुश किया, तो क्या किया, पुल कर दिया होगा। फोर्स क्या करता है, विदाउट कांटेक्ट कर रहा है ना। तो इस सोर्स चार्ज ने इस मटेरियल पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। उसके बाद हम क्या किया, एक और चार्ज लेके आ गए, दो चार्ज लेके आ गए, मतलब यहाँ क्वांटिटी डबल कर दी। तो इस सोर्स चार्ज ने या इस चार्ज ने इस मटेरियल पे कितना लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। सो व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है भाई। तो हमने सोचा आई मेड अ रूल, फिर हमें रूल बनाना पड़ा कि द फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन द चार्ज। कि द फोर्स ऑन अ बॉडी, इन बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन अ चार्ज, ठीक है। अब हम पूरा सीक्वेंस फिर से समझो। ये क्या है, चार्ज है। ये क्या कर रहा है, चारों तरफ अपना एक इफेक्ट शो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। और जो फील्ड क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। वो फोर्स किस पे लगता है, किसी मटेरियल पे लगता है, चार्ज पे लगता है। और चार्ज की क्वांटिटी जितनी होती है उतना फोर्स लगता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, ठीक है। अब इस हम फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी बना लेते हैं E, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, बाद में बात करेंगे। इसी क्वांटिटी हो गई E। और जो फोर्स होता है, फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है, F होती है। और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन अ चार्ज। सो F प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और जो चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, वो क्या कर रहा है, अपने आसपास फील्ड कर रहा है क्रिएट। तो यहां से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर पाए, F इक्वल टू क्यू ई। सो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, F इक्वल टू क्यू ई, वेयर Q इज अ टेस्ट चार्ज। Q इज अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज में दोनों में काफी डिफरेंस है। हम इनको आगे बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। चार्ज लिया था, ठीक है, सोर्स चार्ज क्यू, ये अपने चारों तरफ क्या बन रहा था, फील्ड बना रहा था। अब मैंने एक यहाँ 1 कूलम का चार्ज लिया, ठीक है, या तो इस पे जो फोर्स लग रहा था, मान लेते हैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब जैसे मैं इस चार्ज को पास में लेके आया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, स्प्रिंग से मेजर कर लिया। और दूर लेके गए तो वैल्यू, इसकी जो मैग्नीट्यूड था फोर्स का, वो कम होते होते, वैल्यू कम होते होते 0 हो गई। तो अब यहाँ से एक नई क्वांटिटी को हमें नाम देना पड़ेगा कि कहीं तो फोर्स स्ट्रॉन्गर हो रहा है, कहीं फोर्स वीक हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो सोर्स चार्ज तो वही है, ये डिपेंड कर रहा है इसकी क्वांटिटी पर, चार्ज की क्वांटिटी पर, इसके मैग्नीट्यूड पर, इसकी डिस्टेंस पर। तो एक नया वर्ड सामने आ सकता, नया वर्ड सामने आ रहा है कि ये कहाँ कितनी फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कहाँ कितनी फील्ड वीक है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक नया नाम देते हैं, E इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। हमने किसको माना, इसको सोर्स चार्ज माना। ये अपने आसपास क्या कर रहा है, फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके कांटेक्ट में जो हम चार्ज लेके आते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करता है। और फोर्स कितना अप्लाई करता है, F इक्वल टू क्यू ई। अब यहां से देखते हैं, अगर मान लो ये सोर्स चार्ज है, ऐसे ये सोर्स चार्ज है और ये चार्ज है, दोनों की भी डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इस पे जो कूलम्स लॉ अप्लाई होगा वो कितना होगा, F इक्वल टू के क्यू की R। इसको K की वैल्यू कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये सारी सिचुएशन सेम है, जैसे जो यहाँ इस पे फोर्स लग रहा है, जैसे एक सोर्स चार्ज है, एक चार्ज इतना फोर्स लगा रहा है, अगर सारी सिचुएशन सेम है यहाँ की और यहाँ की कूलम्स लॉ की,
तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। फोर्स आर सेम, सो ऑल सिचुएशन आर सेम, सो क्यू इक्वल टू के क्यू ई अपॉन आर स्क्वायर। सो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो क्यू इज अ सोर्स चार्ज, क्यू यहाँ पर क्या है, सोर्स चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये सोर्स चार्ज ने यहाँ पर फील्ड कितनी बनाई, तो वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको देखना है कोई भी न्यूमेरिकल में अगर सोर्स चार्ज बोला जाए तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, और टेस्ट चार्ज बोला जाए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे F इक्वल टू क्यू ई, अगर हम इस टेस्ट चार्ज को बना लेते हैं यूनिट, इफ टेस्ट चार्ज इज यूनिट सो Q इक्वल टू 1 कूलम जो भी लेना हो, सो F इक्वल टू ई, F इज अ फोर्स, सो फोर्स इक्वल टू फील्ड। अब जहां जहां फील्ड की बात हो रही है वहां हम क्या लेके चलेंगे, फोर्स लेके चलेंगे। क्या सोचेंगे, फोर्स, फील्ड मीन्स फोर्स, फील्ड मीन्स फोर्स, फील्ड मीन्स लोकेशन, किसी लोकेशन पे लगने वाला फोर्स। ठीक है, इस तरह से याद रखना कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चार्ज दूसरे चार्ज को पुल कर सकता है या तो पुश कर सकता है। मान लो ये चार्ज इस चार्ज क्या कर रहा है, पुल कर सकता है या पुश कर सकता है, और जो पुल और पुश होते हैं बिना कांटेक्ट के होते नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता होगा, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती होगी कि मान लो ये चार्ज है, इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड ने इस चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया या इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि फील्ड कैसे वर्क करती होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करती है, अब ये होती कैसी है, हमको तो दिखती है नहीं, तो हम इसको कुछ सोचते हैं कि कैसे दिखती होगी। जैसे वेब हो, स्पाइडर की जो वेब होती है, जो मकड़ी का जाला होता है, मान लेते हैं कोई गुफा है, कोई कैब के दरवाजे पे मान लेते हैं कोई मकड़ी का जाला है, उस तरह की ये फील्ड होती होगी। तो जो मकड़ी का जाला है, जो वेब है, वो दो जॉब परफॉर्म करता है, दो काम करता है स्पाइडर के लिए। कौन सा काम करता है, उसकी वेब जो स्ट्रिंग होती है ना मकड़ी के जाले की, फर्स्टली क्या होता है, वो हमें नहीं दिखती है, इंसेक्ट को भी नहीं दिखती है। जैसे वेब के सामने कोई इंसेक्ट आया, तो इंसेक्ट को वेब तो दिखती नहीं, और वो उसमें क्या होता है, फंस जाता है। तो जो वेब की जो स्ट्रिंग होती है, जो जाला होता है, वो पहला काम क्या करती है कि मकड़ी को इंफॉर्मेशन देती है स्पाइडर को कि भैया कुछ आया है। तो वहां से स्पाइडर बोलता है मालूम करो अपनी जात का है कि नहीं। अपनी जात का मतलब अगर सेम मान लो कि मकड़ी है तो उसको भगाओ उसको, और अगर कोई अदर इंसेक्ट है तो वो उसको खींच लो उसको। फिर अपनी स्ट्रिंग को लंबा करती है, जरूरत पड़े दूर है तो लंबा करती है स्ट्रिंग को, और मान लो कि पास है तो उसको ऐसा घुमा के खींच के मुंह के पास तक लाती है। सेम जॉब परफॉर्म करती है सोर्स चार्ज। ये मान लो ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज इसने क्या फैला रखी चारों तरफ अपनी फील्ड। अब इसकी फील्ड में कोई डिफरेंट चार्ज आया, इसकी फील्ड में कोई चार्ज आया तो पहले तो ये देखता है भैया ये हमारी जात का है कि नहीं। मान लो ये है प्लस चार्ज, अगर वो भी प्लस हुआ तो क्या करेगा, भगाओ उसको, और माइनस है तो ले आओ उसको खींच लो। तो ये काम करती है फील्ड, मतलब बिना कांटेक्ट के ये भी एक स्ट्रिंग के थ्रू उस चार्ज को अपनी तरफ खींच सकती है या उसको पुल कर सकती है। सेम डेज ये काम करती होगी यहाँ पर फील्ड, सोर्स चार्ज की फील्ड होती है। अब जो यहाँ से हम फील्ड की बात करते हैं, ये सोर्स चार्ज की फील्ड सब जगह होती है, ये हमारी आंखों पर भी असर डालती है, और हम इसी फील्ड के कारण ही, किसी चार्ज की फील्ड के कारण ही हम सब देख पाते हैं। अब इस सब की हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिक्स में। हम इस सब चीजों को ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैसे देख पाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
बिना कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई करती है, ये तो हम समझ गए। अब जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो यहां से ये मालूम चला कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यू इज अ स्केलर, क्यू इज अ टेस्ट चार्ज, यहाँ स्केलर रहेगा। अब जो फील्ड होती है, जो फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ अ फोर्स और फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ फील्ड। जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता है और जो फील्ड है वो फोर्स को मेजर करता है। एक दूसरे का मेजरमेंट है, ठीक है, फोर्स नहीं है, उसका मेजरमेंट है। जैसे बताऊं आपको, मान लीजिए सोर्स चार्ज है, यहाँ एक चार्ज रखा मैंने, ठीक है, इसको रखा 1 कूलम या कुछ भी रखा, एक चार्ज रखा, इस पे जो फोर्स आया वो आ गया 10 यूनिट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक चार्ज और रख दिया, अब जो फोर्स आया वो कितना आ गया 20 यूनिट। तो क्या हो गया, इसका मेजरमेंट हो गया, उसकी लोकेशन की मेजरमेंट हो गई कि हम चार्ज की वैल्यू घटाने या बढ़ाने से उसमें फोर्स का मेजरमेंट कितना है, फील्ड का मेजरमेंट कितना है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो इसकी अब ये क्वालिटी एफ अपॉन क्यू हम इसकी निकाल लेते हैं यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एसआई सिस्टम में, ठीक है, सीजीएस में डाइन होती है, हम अभी एसआई में बात कर रहे हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो ये हो गई इसकी यूनिट, किसकी यूनिट, ये की हो गई यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई यूनिट। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2, ये तो आपको मालूम ही होगा, है ना। कैसे, F इक्वल टू होता है ma, ये मास हो गया, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होती है इसको हम और मान लें डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मास को लिख दिया कैपिटल M, डिस्टेंस को लिख दिया L, यहाँ आ गया t²। तो एक क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ml/t-2। ये आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा शॉर्ट में बताया मैंने, ml/t-2, और चार्ज का होता है 80। ये आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा था, Q/T, करंट का फॉर्मूला Q/T। सो Q इक्वल टू क्या हो गया, IT। I मतलब करंट को एम्पियर में, और करंट का सिंबल होता है A, एम्पियर, और T का होता है T, टाइम का। तो यहां से हमने 80 लिख दिया। अब ये T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो डायमेंशन आई ml/t-3 A-1। अब जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला ओनली पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई होता है, और कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, और मोस्टली फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लाई होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये उठता है, तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज भी होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि किसी मटेरियल पे किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर पाएंगे फॉर्मूले से। पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज पे सारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि सभी जगह पॉइंट चार्ज ही हो, तो चार्ज कई सारे प्रकार के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है शेप पे। जैसे हम एक काम ये आपको लेते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रिंग ले ली हमने, एक लंबी स्ट्रिंग ले ली, एक लीनियर चार्ज ले लिया, एक लीनियर कंडक्टर ले लिया। अब लीनियर कंडक्टर पे हमने यहां से किसी भी मेथड के द्वारा इसको यहाँ पे चार्ज दिया। जिसे इसको चार्ज दिया तो चार्ज क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, ठीक है, आपस में रिपेल करेंगे। तो ये यहां से रिपेल होते होते ये सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। जब ये सारे चार्ज यहाँ आ जाएंगे फिर करेंगे रिपेल, तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे,
फिर यहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ से उठ के, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे। ये इस तरह से चलता रहेगा। पर क्या होता है, चार्जों के बीच में थोड़ा सा टशन होता है। तो फिर क्या करेंगे, इस सारी प्रोसेस के बाद ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड देम सेल्फ, ये चार्ज क्या करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ये लास्ट में इतना सब होने के बाद फाइनली चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एक इक्वल डिस्टेंस पर सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू रिपल्शन। इनके बीच में रिपल्शन होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करके यहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और अगर ये यहां पर रहे या यहां पर है तो यहां पर नेट फोर्स कुछ ना कुछ क्रिएट रहेगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अब जो इस तरह से सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं चार्ज लीनियर कंडक्टर पे, तो नेट फोर्स शुड बी जीरो, तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहां से ये अपने आप को इस तरह से सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि नेट फोर्स जीरो होता है और चार्ज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ इन अ कंडक्टर। तो आपके पास आंसर है ड्यू टू रिपल्शन, एक दूसरे को रिपेल करते करते यहां से इस तरह से सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब एक बात और है, चार्ज जो होता है, चार्ज एग्जिस्ट ओनली ऑन सरफेस, चार्ज हमेशा सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, इसको यहाँ से ड्रिल किया, या ये इसको यहाँ से ड्रिल किया और अंदर किसी भी मेथड से हमने अंदर हमने कंडक्शन के थ्रू चार्ज दे दिया। ठीक है, यहाँ पर कंडक्शन नहीं करना पड़ेगा, छुआना पड़ेगा इसको। तो जब हमने यहाँ से ड्रिल किया, होल किया, इसके अंदर इसको एंटर कराया और इसको चार्ज दे दिया। फिर जो चार्ज मेजर करने की मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्कोप। इसको हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो जब मैंने उसको लेके यहाँ पे टच कराया तो नो चार्ज, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं पाया गया। तो चार्ज कहाँ गया, और जब हमने इसको बाहर कराया टच तो चार्ज पाया गया। तो इससे ये समझ में आया कि चार्ज कहाँ पर होता है, चार्ज सरफेस। चार्ज कहाँ होता है, चार्ज सरफेस पर होता है। तो ये चार्ज था, चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया। अब ये चार्ज सरफेस पर क्यों आ जाता है, तो इसका आंसर है ड्यू टू रिपल्शन, कि यहां से रिपेल करते करते चार्ज पूरे सरफेस पे आता है। और ये बात बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होती है। कितना सिंपल है, और बेसिकली आंसर है ड्यू टू रिपल्शन। तो चार्ज पूरा कहाँ जाता है, सरफेस पर। चार्ज सरफेस पर क्यों आ जाता है, क्योंकि चार्ज मूव टू गो अवे 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 ड्यू टू इन्फिनिटी। चार्ज क्या चाहता है, इन्फिनिटी तक जाना चाहता है। अगर जाता क्यों नहीं भाई, यहाँ चार्ज सरफेस से आया, इन्फिनिटी तक जाना चाह रहा तो जाओ भाई, कौन रोक रहा, एयर रोक रहे। एयर इज अ इंसुलेटर। ये जो कंडक्टर है यहाँ सरफेस पे तो चार्ज पहुंच गया, यहाँ क्या आ गई, एयर। तो उस एयर ने चार्ज को यहाँ रोक दिया। अगर हम यहाँ एक कंडक्टर ज्वाइन कर दें तो चार्ज क्या है, ये वाला चार्ज इस कंडक्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ये वाला चार्ज कंडक्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ठीक है, कहां तक मूव होगा, जहां तक कंडक्टर है। जहां तक कंडक्टर है वहां तक मूव हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे घर के बाहर एक लंबा वायर निकला है, एक लंबा तार निकला है। वो तार कहां से आ रहा है, पावर हाउस पे आ रहा है। पावर हाउस ने कौन सा काम किया, पावर हाउस ने वहां पे, मान लो ये एक लंबा तार है, एक लंबा तार है, पावर हाउस ने यहाँ पे चार्ज को डाल दिया। तो चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ से मूव करते करते जाता जा रहा है। ये हमारे घर के सामने तक पहुंच गया। ये कहां तक जाना चाहेगा, ये यहाँ से इन्फिनिटी तक जाना चाहेगा। पूरा इंडिया पार कर लेगा घूम घूम के, पोल कनेक्ट होते जाएंगे और घूमते जाएगा। तो हमें इसका चार्ज मेजर करना है। जैसे मैंने यहाँ हमारे घर के सामने है, ये चार्ज मेजर करना है।
जब मेजर करने जाएंगे तो चार्ज मूव हो जाएगा। तो यहाँ जो पॉइंट चार्ज वाली मेथड है मेजर करने की, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो हमें यहाँ से एक चार्ज मेजर करने का नया फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, एक नई मेथड डिजाइन करनी पड़ेगी। पढ़ा था कि जो भी पॉइंट चार्ज होता है उसको हम बड़े आसानी से इजीली कूलम्ब्स लॉ या जो हमारे पास फॉर्मूला था फील्ड का, है ना, 1/4πε0 Q/r² से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर हमारे पास तो वो क्यू फॉर्मेट ही नहीं रहा, वो पॉइंट चार्ज नहीं रहा। क्योंकि पॉइंट चार्ज होता है, अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी बॉर्डर होती है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। अब हमारे पास पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो हमें फिर यहाँ से एक नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग वायर है, हमारे घर के सामने से जाने वाला एक लॉन्ग वायर है। अगर हम यहाँ से इस चार्ज को मेजर करने जाएंगे तो ये वहां तब तक तो मूव हो जाएगा, तो हम इसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको मेजर करना है तो हम एक नया फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्यू फॉर्मेट क्या होता है। क्यू फॉर्मेट क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी को जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं क्यू फॉर्मेट। अब ठीक है, हम यहाँ से हमें नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक लॉन्ग वायर पे, लॉन्ग स्ट्रिंग पे कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करना है, वहां पे कितना फोर्स है, वहां पर कितनी फील्ड है, ये कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस लॉन्ग वायर को हम 1 मीटर लेंथ है मान लेते हैं, जो लेंथ है इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं या यूनिट लेंथ लेते हैं। तो जो लेंथ हमने कितनी मान ली? 1 मीटर। तो इस 1 मीटर में जितने भी चार्ज होंगे उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको नया नाम देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर, या लेंथ क्या हो गई? ये यूनिट हो गई। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका नया नाम क्या रख दिया हमने? लैम्डा। इसका नया नाम क्या हो गया? लैम्डा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि 1 मीटर लेंथ में कितने चार्ज हैं? तो 1 लैम्डा है। 1 मीटर लेंथ में चार्ज कितने हैं? 1 लैम्डा है। तो 2 मीटर लेंथ में कितने चार्ज होंगे? 2 लैम्डा होंगे। 3 मीटर में कितने होंगे? 3 लैम्डा होंगे। 4 मीटर में 4 लैम्डा, और 100 मीटर में 100 लैम्डा, और n मीटर में n लैम्डा। तो ये हमारा नया फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। ठीक है। और लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर क्यों? लीनियर मेजर कर रहे हैं और चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ये हमारा एक नया फॉर्मेट डिसाइड हो गया। अब इस फॉर्मेट से हम एक काम ये करते हैं कि यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ये ले ली हमने, यूनिट लेंथ ले ली। ठीक है, यहां से यहां तक। अब इस यूनिट लेंथ में वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट हमने डिसाइड किया कि मान लो बहुत स्मॉल एलिमेंट है, इस लेंथ का सबसे स्मॉल एलिमेंट लिया हमने, उसका नाम रख दिया हमने भाई डीएल लेंथ। 1 मीटर लेंथ में कितने चार्ज थे? 1 लैम्डा। 2 मीटर में चार्ज कितने होंगे? 2 लैम्डा। तो जो डीएल लेंथ है, इस डीएल लेंथ में चार्ज कितने होंगे? तो डी क्यू डीएल लैम्डा। आई बात समझ में? 1 मीटर लेंथ में कितने चार्ज होंगे? 1 लैम्डा। यहाँ लेंथ कितनी है? डीएल। तो चार्ज यहां से कितने निकलेंगे? डीएल लैम्डा। तो यहाँ पर जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज रहेगी वो रहेगी डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? डीएल लैम्डा। अब यहाँ पे हम फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो इस पॉइंट पी पे हम फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे आर है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। ये होता है फॉर्मूला। तो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल लेंथ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। सो डी इक्वल टू 1/4πε0 Q इज कन्वर्टेड टू डी क्यू, और R तो R रहेगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब हमें टोटल फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हमें हमारे कैलकुलस का जो कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम उसी कंसेप्ट का यूज करते हैं और ये फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करें, कांस्टेंट तो भाई बाहर आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं इसको यहां लिखता हूं। और यहाँ जो लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो नोट कर लें, लैम्डा इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम यहाँ से डी का इंटीग्रेशन होगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ हम लैम्डा लिख देते हैं, लेंथ के लिए बात कर रहे हैं। तो 1/4πε0, ये तो मैंने कर दिया कांस्टेंट बाहर यहाँ से। और जो डी क्यू की वैल्यू थी dl लैम्डा, तो मैं यही पुट कर देता हूं। सो dl लैम्डा, लैम्डा इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो यहां से क्या बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, dl/r²। तो इस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेन, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ऐसा कुछ बोल देते हैं अपन। इसी लंबे वायर पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि एरियल डेंसिटी के बारे में पढ़ना। ये तो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे आसमान में क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, उनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपस में कोलिजन होता है, चार्ज क्रिएट होता है। एक कहीं भी किसी भी सरफेस पर चार्ज कितना है, सरफेस से मतलब किसी एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो हम अगली चीज पढ़ने वाले वो क्या रहेगा, एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, तो किसी हम एरिया को डिसाइड करते हैं। मान लो कोई एरिया है, ठीक है, एरिया समझते हो गए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया होता है। इस एरिया में भी हम क्या करते हैं, एक यूनिट एरिया डिसाइड कर देते हैं। दिस इज अ यूनिट एरिया, कंसेप्ट सेम है। ये आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो एक यूनिट एरिया डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो यहां से इस यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, मान लेते हैं क्यू चार्ज, जो भी है क्यू चार्ज है। और यहाँ पर एरिया कितना है, यूनिट। तो यहाँ पर इस यूनिट एरिया में चार्ज की वैल्यू को नाम देते हैं सिग्मा। जैसे वहां पे नाम दिया था लैम्डा, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज था, लैम्डा। तो यहाँ पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा, ठीक है। पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना, पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में सिग्मा चार्ज, 1 सिग्मा चार्ज। 2 मीटर स्क्वायर एरिया में 2 सिग्मा चार्ज। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ जो चार्ज आएगा उसको मान लेते हैं हम कितना, क्यू मान लो। तो यहाँ एरिया कितना है, ds, ठीक है। यहाँ हम एरिया को मान लेते हैं s मान लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। या अपन ऐसा भी चाहो तो लो, तो Q इक्वल टू ए सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सारी चीजें गॉस थ्योरम में काम में आने वाली हैं, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना इसको। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये बात आपको समझ में आ गई, कंसेप्ट सेम है। अब ये जो हमने सॉल्व किया था, डीएल क्या थी, पॉइंट लेंथ फॉर पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हमने पॉइंट लेंथ निकाली, तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट एरिया। और हम यहाँ से जरा सा एक पॉइंट एरिया डिसाइड कर लेते हैं, ds। दिस इज अ पॉइंट एरिया ds, ये पॉइंट हो गया p, डिस्टेंस मान ली हमने r। तो जो पॉइंट एरिया ds है, इसके लिए चार्ज कितना हो जाएगा, dq। यहाँ देखो dq। लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, पॉइंट एरिया ds। और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना आ जाएगा, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये चीजें यहां से बन जाएंगी। तो dq इक्वल टू ds सिग्मा, या इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, dq इक्वल टू सिग्मा ds। कंसेप्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर में 1 सिग्मा चार्ज, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा चार्ज, ठीक है। तो यहां से बना, तो ds में चार्ज कितने हो गए, सिग्मा ds, सिंपल सी बात है यहां से। तो ये हमें फॉर्मेट समझ में आ गया। अब इसी फॉर्मेट में क्या करना है, हमें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला सेम है,
हम इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। यहां से ये रफ हो गया, इसी कंसेप्ट का यूज करना है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, सेम इट इज। देखो चार्ज कितना है इधर, dq अपॉन आर स्क्वायर, और dq कितना है, सिग्मा ds। तो यहाँ क्या लिख देंगे, d का इंटीग्रेशन कर देंगे होल चार्ज के लिए। बाकी प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू सिग्मा ds, सिग्मा कांस्टेंट तो इसको बाहर ही लेते हैं, ds अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया एरियल चार्ज डेंसिटी किसी सरफेस के लिए। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, पॉइंट वॉल्यूम, बाकी पूरी वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ क्या आया, पॉइंट लेंथ आई थी, इधर हमने कहा निकाला, इसके पहले निकाला था। यहाँ क्या आई थी, dl आई थी। लीनियर के लिए लेंथ आएगी, एरिया के लिए एरिया आएगा, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम आएगा। तो अगर हम वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, तो यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ आ जाएगा पॉइंट वॉल्यूम dv, और यहाँ उसको डिनोट करते हैं रो से। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से। जैसे कोई स्फीयर लिया, एक पॉइंट पी पे आर ले ली, एक स्मॉल एरिया स्मॉल वॉल्यूम बना लिया dv, इसको बोलेंगे पॉइंट वॉल्यूम। अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो ये क्या होता है, हमने ये पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, चार्ज अपॉन पर लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, तो क्यू अपॉन एल। सिग्मा क्या था, क्यू अपॉन एरिया, तो यहाँ निकलेगा रो कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये 3 फॉर्मूले आपके यहाँ से बनते हैं। तो अगर हम यहाँ से dq की वैल्यू निकालना चाहेंगे, dq समझ गए, ठीक है, स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज ऑन पॉइंट वॉल्यूम, तो dq इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dv। अब dq की वैल्यू कहाँ पुट करना, हमें यहाँ पुट करनी थी, ठीक है, तो यहाँ पुट कर दी रो dv, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि फिर से बताओ, ये फॉर्मूला q कितना है हमारा पॉइंट वॉल्यूम के लिए, dq। क्यों निकाल रहा है पॉइंट वॉल्यूम की, हमारे पास फिजिक्स में कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि हम बिना पॉइंट वॉल्यूम के कैलकुलेट कर सकें। पॉइंट चार्ज के लिए ही फॉर्मूले हैं, तो हमें सारी चीजों को पॉइंट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉइंट लेंथ में, पॉइंट एरिया में, पॉइंट वॉल्यूम में, पॉइंट चार्ज में। तो यहाँ क्यू क्या लिख देंगे अपन, dq, और dq कितना होता है, रो dv, बस रो को बाहर लिया, ये हमारे पास फॉर्मूला, और इसका इंटीग्रेशन किया तो आ जाएगा E। तो यहाँ से हमारी फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इस टॉपिक में क्या पढ़ा था, इस पूरे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अपने आसपास जो इफेक्ट डालती है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती है, और फोर्स भी नहीं होती है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स होती है कि यहाँ 2 न्यूटन का 4, यहाँ 10 का, यहाँ 20 का चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ते गए, उसके बाद बहुत सारे कंसेप्ट समझे कि इसका शेप कैसा होता होगा। मकड़ी का जाला वाला एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था। फिर हमने क्या पढ़ लिया, ये चार्ज डेंसिटी पढ़ ली, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम, 3 तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़े।